हेलो अंश लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वीइंग ने अपना मन बना लिया था कि उसे अपना अबॉर्शन कराना है। फ्राइडे का दिन आ चुका था और वो क्लिनिक पहुंच जाता है। आंटी उससे एक और बार पूछती हैं कि क्या वो श्योर है, वो इस बेबी को नहीं चाहता। वीइंग हाँ कर देता है। जब वो दोनों क्लिनिक आ जाते हैं, कुछ टाइम बाद एक नर्स आकर वीइंग को अपने साथ ले जाती है। अंदर जाने के बाद डॉक्टर उससे उसकी हाइट, उसका वेट और उसके लास्ट हीट के बारे में पूछते हैं। उसके बाद उसे वेटिंग रूम में भेज दिया जाता है। विंग बार बार मन में कह रहा था ये सब ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। वो बहुत डरा हुआ भी था। तभी एक डॉक्टर आकर कहती है, मिस्टर वे, आप अंदर आ सकते हैं। पहले हम आपका स्कैन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। विंग अपने कपड़े चेंज करता है और उसे अल्ट्रासाउंड के लिए लाया जाता है। डॉक्टर स्क्रीन की तरफ देखती है और अपने कुछ नोट्स बनाती है। उसके बाद वो विंग से कहती है, मुझे कुछ कंसल्ट करना है तो मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रही हूँ। डॉक्टर के जाने के बाद विंग की नज़र स्क्रीन पर पड़ती है, जिसमें अभी बेबी नहीं दिख रहा था। कुछ ब्लैक और ग्रे कलर की मैसी सी शेड्स दिख रही थी। पिक्चर के कॉर्नर में लिखा हुआ था, बेबी ऑफ वेवुशन 8 वीक्स 1 डे, जिसे पढ़ने के बाद विंग की आंखों में अचानक आंसू आने लगते हैं। वो अपना फ़ोन उठाकर तुरंत उस स्क्रीन की पिक्चर क्लिक कर लेता है और उसके कुछ समय बाद ही डॉक्टर और नर्स अंदर आ जाते हैं। डॉक्टर उसके ऑपरेशन की तैयारी शुरू करने में ही थी, पर विंग को स्लोली रियलाइज़ होता है कि उसे ये बेबी चाहिए। वो अपने बेबी को मरवा नहीं सकता। वो उसे बड़ा होते हुए देखना चाहता है। वो उस ब्लैक और ग्रे इमेज को अपने सामने एक टाइनी बेबी बनता हुआ देखना चाहता है। वो तुरंत उठकर वहाँ से बाहर चला जाता है। वो नर्स और डॉक्टर को भी इग्नोर करता है। वो वेटिंग रूम में आकर रोने लगता है। तभी आंटी उसके पास आकर कहती है, वेवुशन क्या हुआ? विंग उनसे कुछ कहता नहीं है, बस अपने फ़ोन में वो पिक्चर दिखाता है जो उसने स्क्रीन की क्लिक की थी। उस पिक्चर को देखने के बाद मैडम यू की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो समझ जाती हैं कि विंग के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। वो सिर्फ विंग से कहती हैं, ओके, पर तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट बनना होगा विवुशन। अगर तुम इस बेबी को रखना चाहते हो तो तुम्हें अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। विंग अभी भी रो रहा था, पर वो रोते हुए ही मुस्कुराने लगता है और आंट यू से कहता है, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा। उस क्लिनिक से बाहर आने के बाद आंट यू फिर से कुछ कॉल्स करती हैं और एक अपॉइंटमेंट विंग के लिए फ़िक्स करती हैं, जो स्पेशलिस्ट हो एक मेल ओमेगा की प्रेगनेंसीज़ में। विंग की प्रेगनेंसी को 4 प्रोफेशनल्स देखने वाले थे, जो ओमेगा प्रेगनेंसी की वेरियस स्टेजेस से डील करते थे, जिनका नाम था सोंगलान, शाओ शिनचैन, शुयांग और आचिंग। चारों में जो मेन डॉक्टर था, शाओ शिनचैन, वो वियिंग का स्कैन करता है और उससे बेबी के फादर के बारे में पूछता है। तो वियिंग उसे नाम तो नहीं बताता, पर वो कह देता है कि वो एक मेल अल्फा था। स्कैन हो जाने के बाद वियिंग जब बाहर आता है तो आंट यू उससे पूछती है, विवुशन, तुमने मुझसे कहा था कि तुम बेबी के फादर को नहीं जानते, पर तुमने डॉक्टर से कहा कि वो एक मेल अल्फा है। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? प्लीज़ ये मत कहना इस बेबी का फादर आचिंग तो नहीं है ना? विंग शॉक्ड होते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों भाई हैं। आंट यू कहती है, जिस तरह तुम इस बेबी के फादर की आइडेंटिटी को एक मिस्ट्री बना रहे हो, किसी को भी यही शक जाएगा। जैसे जैसे लोगों को तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा, सब लोग जानना चाहेंगे कि इस बेबी का फादर कौन है। विंग फिर से गिल्टी फील करते हुए कहता है, आंट यू, जो उस बेबी का फादर है वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही फादर बनने में इंटरेस्टेड है। उसे बेबीज़ चाहिए ही नहीं। आंट यू उससे कहती है, अगर ऐसा है तो हम इस बीच कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। जब तक तुम्हारी बैली शो होना शुरू नहीं होती, हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे, पर तुम्हें घर पर तो सबको बताना ही होगा विवुशन। विंग कहता है, मुझे डर है वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। आंट यू कहती है, यानली को तुम्हारी परवाह होगी। आचिंग हो सकता है थोड़ा सदमे में आ जाए, और फेंगम्यान को तो तुम जानते ही हो, वो हमेशा तुम्हारी साइड ही लेगा। विंग सबसे पहले यानली से शुरुआत करता है। यानली फ़ोन पर ही रोने लगती है और विंग जब उसे सोनोग्राम पिक्चर्स भेजता है तो वो बहुत खुश होती है। हालांकि उसे विंग की परवाह हो रही थी। डिनर के वक्त वो ब्रदर और अंकल को भी बता देता है। जिंगशा गुस्से में डिनर टेबल छोड़कर रूम में अंदर चला जाता है। अंकल जियांग अभी भी काफ़ी शॉक्ड थे, पर आंट यू उससे कहती है, फेंगम्यान, तुम्हें इस सच को स्वीकार करना ही होगा। विवुशन पहले ही काफ़ी डरा हुआ है। अगर तुम लोग इस तरह बिहेव करोगे तो उसके बेबी के लिए ठीक नहीं होगा।
आन जियो फेंगम्यान को समझाने में लग जाती है। दूसरी तरफ वियिंग जेंगचा के पीछे पीछे रूम में जाता है और वो देखता है कि जेंगचा बेड के पास ही खड़ा था और उसके हाथ में वांग जी की हुडी थी। वो वियिंग से कहता है, इसी ने तुम्हारे साथ ये सब किया है ना? वो गुस्से में कहता है, मैं उसे जान से मार दूंगा, मुझे पता है कि वो ही ये सब के पीछे है। वो रूम से बाहर जाने ही लगता है, तभी वियिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, नहीं जेंगचा, प्लीज़ ये सब मत करो, उसे इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। जेंगचा कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? वियिंग कहता है, उस दिन वो ड्रंक था और मुझे नहीं पता हम दोनों के बीच वो सब कुछ कैसे हो गया, और अब मैं अपनी गलती की वजह से उसकी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता। उस दिन ड्रंक था इसलिए वो सब कुछ हुआ, अगर वो अपने होश में होता तो कभी ये सब नहीं होता। तुमने खुद मुझसे कई बार कहा है ना कि वो मुझसे बहुत नफरत करता है। जेंगचा कहता है, पर फिर भी उसे बेबी के बारे में पता होना चाहिए, शायद वो इन्वॉल्व होना चाहता हो। वियिंग कहता है, नहीं वो नहीं चाहता, मैंने उससे पूछने की कोशिश की थी और उसने मुझे क्लियर कर दिया है कि वो फैमिली बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है और मैं उसे गिल्ट की वजह से किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहता। मैं ये सब से खुद ही डील कर लूँगा। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस बेबी को जन्म दूँगा और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जेंगचा कहता है, पर ये सब तुम करोगे कैसे? वियिंग कहता है, मैं कम्प्लीटली श्योर नहीं हूँ, शायद मैं कॉलेज पोस्टपोन कर दूँगा या फिर कुछ ऑनलाइन कोर्सेज ले लूँगा। मुझे अपनी सोर्स ऑफ इनकम भी ढूंढना होगा और शायद कोई छोटी सी जगह रेंट पर भी लेनी होगी। जेंगचा कहता है, वेट, तुम ये घर छोड़कर जाना चाहते हो? पर क्यों? हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्या मॉम ने कुछ कहा तुमसे? वियिंग कहता है, नहीं, आंचू ने तो मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। वो दोनों ही मेरे लिए ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं। इस बेबी को रखना मेरी चॉइस है जेंगचा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूँगा अपने बेबी का ख्याल रखने का। मैं वैसे भी ऑलमोस्ट 18 का होने ही वाला हूँ। लकीली वियिंग की ग्रेजुएशन ओवर होने का समय आ रहा था और उसे अपनी कंडीशन अपने क्लासमेट्स या टीचर से छुपाने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यान ली, चांग फेंगम्यान या जेंगचा, इन तीनों ने ही बहुत कोशिश की थी। वियिंग से रिक्वेस्ट की थी कि उसे बेबी के फादर को बता देना चाहिए और बेबी के फादर को भी इस बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, पर वियिंग अपनी बात पर अड़ा हुआ था। जेंगचा जब भी अपनी बास्केटबॉल प्रैक्टिस में होता, वो वांगजी की तरफ घूर घूर कर गुस्से में देखा करता। हालांकि वो कुछ नहीं कह पाता क्योंकि वियिंग हमेशा उसे रोक देता था। अब उनकी ग्रेजुएशन में कुछ वीक्स ही बचे थे। उसके बाद जेंगचा कॉलेज के लिए आउट ऑफ टाउन जाने वाला था। वियिंग ने सोच लिया था कि वो ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइन डिग्री के लिए अप्लाई करेगा, जिससे वो अपनी पढ़ाई भी कर सके और साथ में वो आने वाली बेबी का ख्याल भी रख सके। उसने अपने गार्जियन से भी बात कर ली थी कि वो एक छोटा सा अपार्टमेंट रेंट पर लेना चाहता है और जॉब करना चाहता है। फेंगम्यान और आंट यू में बहुत लंबा डिस्कशन चला था इस बात को लेकर, पर वियिंग ने डिसीज़न ले लिया था कि वो अपनी ग्रेजुएशन होते ही समर टाइम में अपने लिए जॉब ढूंढेगा और अलग रहेगा। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से जांग फैमिली को शर्मिंदगी हो। आंट यू और जांग फेंगम्यान के कई बार समझाने पर भी वियिंग अपनी बात पर अड़ा रहा था। अब वो दिन आ गया था जब उनकी ग्रेजुएशन का आखिरी दिन था। इस दिन के बाद से वियिंग अपने क्लासमेट्स को कभी भी नहीं देखने वाला था, लंजा को कभी नहीं देखने वाला था। क्लास प्रेसिडेंट होने के नाते वांगजी स्टेज पर जाकर स्पीच देता है। वांगजी की वॉइस काफ़ी प्लेजेंट लग रही थी, हमेशा की तरह। वांगजी अपनी स्पीच में बता रहा था कि अब वो लोग अडल्ट हो चुके हैं और अब उन्हें अपने आने वाले फ्यूचर की इम्पोर्टेंस के बारे में सोचना चाहिए। उसकी इंस्पिरेशनल स्पीच सबको काफ़ी अच्छी लगती है। वियिंग अपने स्टमक पर हाथ रखते हुए और स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारे फादर एक दिन बहुत अच्छे टीचर बनेंगे। अचानक उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। इससे पहले कि कोई नोटिस करे, वो वहाँ से खड़ा होता है और बाहर जाने लगता है। वो बाथरूम की तरफ जाता है और अपना फेस वॉश करके फिर से बाहर आता है। तभी वो देखता है कि वांगजी वहाँ खड़ा हुआ था। वियिंग उसे देखते हुए एक जेन्युइन स्माइल देते हुए कहता है, हाय लंजा, तुम अचानक यहाँ कैसे? वांगजी उससे कहता है, मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। वियिंग के ईयर्स बुरी तरह रेड हो जाते हैं और वो उससे कहता है, रियली? वांगजी कहता है, हाँ। वियिंग उससे पूछता है, पर क्यों? वांगजी कहता है, हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना, मैं तुम्हें मिस करूँगा वियिंग। वियिंग उससे कहता है, हाँ हम फ्रेंड्स हैं। वो अचानक वांगजी को हग कर लेता है और उससे कहता है, थैंक्स फॉर एवरीथिंग लंजा।
वांगजी थोड़ा टेंस्ड हो जाता है। वो वेइंग से कुछ कहना चाहता था पर उससे पहले ही वेइंग वहाँ से चला जाता है। ग्रेजुएशन के कुछ दिनों बाद ही वेइंग ने जॉब करना शुरू कर दिया था। वेइंग एक ओल्ड लेडी जो कि एक वैन थी, उसकी बुक शॉप पर काम करने लगा था। वो ओल्ड लेडी वेइंग को जानती थी क्योंकि उसके ग्रैंड किड्स यानी कि वेनिंग और वेंचिंग वेइंग के साथ ही पढ़े थे। वो वैन ओल्ड लेडी क्योंकि एक ओमेगा थी, वो वेइंग को देखकर ही समझ जाती है कि वो प्रेग्नेंट है और उससे पूछती है तुम्हें कितना समय हो चुका है। वेइंग शॉक्ड हो जाता है तो वो ओल्ड लेडी कहती है इतना शॉक्ड मत हो लिटिल बॉय, ये सब के बारे में मुझे अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी है, मैं एक ओल्ड ओमेगा हूँ। वेइंग मुस्कुराते हुए कहता है मुझे 17 वीक्स हो चुके हैं। वो ओल्ड लेडी कहती है मैंने सुना था कि तुम एक अपार्टमेंट भी ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हें एक अपार्टमेंट दिखा देती हूँ जिसमें 2 रूम्स हैं। वो काफ़ी छोटे हैं पर तुम्हारे और तुम्हारे बेबी के लिए काफ़ी होंगे। वेइंग उस ओल्ड लेडी को उसकी काइंडनेस के लिए थैंक्स कहता है और अपनी बैली पर हाथ रखते हुए कहता है तुमने सुना लिटिल रेडिश, तुम्हारे फादर को जॉब मिल गई है और हम दोनों के लिए एक रेंट हाउस भी। आंट यू वेइंग के साथ उसका अपार्टमेंट देखने के लिए आती है और उससे कहती है क्या तुम श्योर हो कि तुम यहाँ रहना चाहते हो। वेइंग कहता है हाँ आंट यू, इस अपार्टमेंट से जांग्स हाउस की दूरी केवल 25 मिनट की है तो मैं आप लोगों के काफ़ी नज़दीक ही हूँ और यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर आंट वैन रहती हैं जो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ। आंट यू कहती है विविशन, अगर तुम्हारा यही डिसीज़न है तो ठीक है, पर इस अपार्टमेंट का हाफ रेंट हम ही पे करेंगे, इसमें तुम कुछ नहीं कहोगे। और यहाँ पर कुछ नए फर्नीचर्स भी मैं रखवाने वाली हूँ, आने वाले बेबी के लिए वो ठीक होगा। वेइंग मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है आंट यू। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए थे। अब उसकी प्रेगनेंसी का 20th वीक चल रहा था जब उसे अपने पेट में बहुत ही स्ट्रेंज सी फीलिंग होने लगती है। डॉक्टर ने उसे बताया तो था कि उसे इस चीज़ का एक्सपीरियंस बहुत जल्दी ही होगा, पर वेइंग ने नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी से एक्सपीरियंस करेगा। उसे एकदम मैजिकल फील हो रहा था। उसका एक ही टाइम पर रोने का और हंसने का मन कर रहा था। वो तुरंत अपनी ओल्ड वैन ग्रैनी के पास जाता है और उनसे कहता है ग्रैनी, बेबी ने अभी मुझे किक किया, और उनका हाथ अपनी बैली पर रख लेता है। एक्साइटमेंट में उसकी नज़र ही नहीं पड़ती कि उस शॉप पर कौन सा कस्टमर आया हुआ था, और जब वो आंख उठाकर देखता है तो वहाँ ह्वेसांग था। ह्वेसांग बुक शॉप से बुक्स लेने के लिए आया हुआ था। वो वेइंग को देखकर एकदम शॉक्ड रह जाता है। उसके हाथ से बुक गिर जाती है और वो उससे कहता है वी ब्रदर, आप प्रेग्नेंट हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ बिल्कुल शॉक्ड साइलेंस में देखे ही जा रहे थे। तभी आंट वैन कहती है आइंग, क्यों ना तुम थोड़ा ब्रेक ले लो और अपने दोस्त से बात करो। वेइंग हाँ में सिर हिलाता है और ह्वेसांग को अपने साथ लेकर पास ही के कॉफ़ी शॉप में आ जाता है। कुछ टाइम के साइलेंस के बाद फाइनली ह्वेसांग कहता है तो वे ब्रदर, क्या आप प्लीज़ मुझे बताएंगे कि ये सब चल क्या रहा है। वेइंग कहता है वही सब जो तुम्हें दिख रहा है। ह्वेसांग, तुम ऑलरेडी जान चुके हो ना कि मैं एक ओमेगा हूँ। ह्वेसांग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, पर तुम प्रेग्नेंट हो ये मेरे लिए बिल्कुल शॉकिंग है। ह्वेसांग कहता है याद है तुमने एक बार गैस भी किया था जब मेरी तबीयत खराब थी, तो तुम्हारा गैस बिल्कुल करेक्ट था। ह्वेसांग पूछता है कितना टाइम हो चुका है और इसका फादर कौन है। वेइंग कहता है 20 वीक्स हो चुके हैं। नहीं ब्रदर, अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये बेबी मैंने खुद बनाया है तो क्या तुम विश्वास करोगे। ह्वेसांग हंसते हुए कहता है वे ब्रदर, आप सच में बहुत इम्प्रेसिव हैं। कोई बात नहीं अगर आप नहीं बताना चाहते तो। आपने कहा था कि आपको 20 वीक्स हो चुके हैं, पर आपकी इस ब्लू हुडी के अंदर ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा। लगता है आपने इसीलिए हुडीज़ पहनना शुरू किया है। मैंने आपको पहले तो कभी ये हुडी पहने हुए नहीं देखा। वेइंग ने वांगजी की हुडी पहनी हुई थी। वेइंग को आज भी वांगजी की हुडी पहनकर बहुत कंफर्टेबल फील होता था। वो ह्वेसांग से कहता है ये बस वो हुडी है जो किसी की मैंने बोरो ली थी और उसे वापस करना भूल गया। ह्वेसांग पूछता है लेकिन वे ब्रदर, क्या आप सच में इस बात को सीक्रेट रखना चाहते हैं? पर धीरे धीरे लोगों को पता चलने ही लगेगा, फिर आप क्या जवाब देंगे? हमारे बाकी सारे क्लासमेट्स वो कैसे रिएक्ट करेंगे? वेइंग कहता है मैं इस बारे में किसी को अनाउंस नहीं करने वाला हूँ, और मुझे ये भी पता है कि मैं ये ज़िंदगी भर सीक्रेट नहीं रख पाऊँगा। अगर लोगों को पता चलता है तो पता चलने दें, उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे आकर क्वेश्चन करें। ह्वेसांग मुस्कुराते हुए कहता है आप बहुत एक्साइटेड होंगे ना वे ब्रदर। वेइंग कहता है हाँ बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी मेरा दूसरा स्कैन भी होने वाला है।
उस रात घर वापस जाने के बाद वियिंग अपने बेड पर लेटा हुआ सोचने लगता है, क्या होगा जिस दिन लंजा को इस बारे में पता चलेगा। अगर आज बुक शॉप में हुएसांग की जगह लंजा होता तो उसका रिएक्शन क्या होता। तभी अचानक उसे फील होता है कि उसके बेबी ने फिर से किक किया था। वियिंग मुस्कुराते हुए अपनी बैली पर हाथ रखते हुए कहता है, बेबी, अपने फादर का नाम सुनकर तुम भी एक्साइटेड हो रहे हो। उस रात वियिंग को बहुत अच्छी नींद आती है क्योंकि उसने एक पूरी डिफरेंट लाइफ का सपना जो देखा था, एक ऐसी लाइफ जिसमें लंजा उसके साथ था। और जब भी वियिंग स्कैन के लिए जाता था, वांगजी हर पॉइंट पर उसके साथ था। अगले दिन वियिंग स्कैन के लिए जाता है। सब कुछ ठीक था, चिंता की कोई बात नहीं थी। उसके साथ साथ यानली भी आई हुई थी। यानली फिर से उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे वापस उन लोगों के साथ आ जाना चाहिए, पर हमेशा की तरह वियिंग फिर मना कर देता है। वियिंग यानली से पूछता है, शिजे, छोड़ो ये सब बातों को, आप अपने बारे में बताइए। पीकॉक अब आपके साथ अच्छे से बिहेव तो करता है ना? अगर ना करे तो मुझे बताना, मैं उसे फिर से पंच मारूंगा। यानली कहती है, बिल्कुल नहीं, आशुआन एक बहुत अच्छा पार्टनर है। जब से हम दोनों ने डेटिंग शुरू की है वो बहुत बदल गए हैं और अब तो हम साथ में रहने भी लगे हैं। और तो और हम दोनों जल्दी ही एंगेजमेंट करने का भी सोच रहे हैं। ऐसा कहकर वो ब्लश करने लगती है। वियिंग कहता है, अगर आप उसके साथ खुश हो तो मैं भी बहुत खुश हूँ शिजे। यानली कुछ टाइम बाद वियिंग से पूछती है, आशिन, क्या तुम भी बेबी के फादर को उसी तरह पसंद करते हो जिस तरह मैं आशुन को करती हूँ? वियिंग कहता है, शिजे, अगर मैं उन्हें पसंद करूँ भी तो भी क्या? इस सिचुएशन में उन्हें पसंद करना मतलब ज़बरदस्ती उन्हें अपने साथ बांधे रखना, वो मैं नहीं चाहता। यानली फिर उससे बात करने की कोशिश करती है, आशिन, पर वियिंग कहता है, शिजे, प्लीज़ ये सब बातें भूल जाते हैं। मुझे लोटस रिब सूप पीना है और ये लिटिल रेडिश भी आपके हाथ का बनाया लोटस रिब सूप पीना चाहता है, इसलिए तो बार बार किक कर रहा है। ऐसा कहकर वियिंग मुस्कुराने लगता है। अब वियिंग की प्रेगनेंसी को 6 मंथ्स हो चुके थे और उसका टमी थोड़ा थोड़ा शो होने लगा था। राउंड बैली होने की वजह से उसके अंदर काफ़ी सारी मिक्स्ड फीलिंग्स शुरू हो गई थी। एक तरफ उसे अपनी राउंड बैली का पिक क्लिक करना और उसे अपने सिबलिंग्स को सेंड करना बहुत अच्छा लगता था। दूसरी तरफ सोसाइटी के लोग एक टीनेज प्रेग्नेंट ओमेगा को थोड़ी अलग तरीके से ही देखते थे। एक दिन वियिंग को हुएसांग का कॉल रिसीव होता है जो उसे कह रहा था, वे ब्रदर, आपका बर्थडे आने वाला है, आपने अपने बर्थडे पर क्या प्लानिंग किया है? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना पार्टी की जाए। मैंने जंगशा से इस बारे में बात की तो उसने कहा कि आपकी कंडीशन में पार्टी करना ठीक नहीं होगा, पर फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम लोग डिनर के लिए तो जा ही सकते हैं ना? वियिंग कहता है, नहीं ब्रदर, आई एम सॉरी, पर आजकल मुझे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है। वियिंग हुएसांग को बता देता है कि जब से उसकी बैली शो होने लगी है सब उसे घूर घूर कर देखते हैं। हुएसांग कहता है, कोई बात नहीं वे ब्रदर, अगर आप नहीं चाहते तो हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। वियिंग के बर्थडे का दिन आता है और वो देखता है कि उसके सारे फ्रेंड्स बुक शॉप में वहाँ आ गए थे। वियिंग उनसे कहता है, मैंने कहा था कि मैं पार्टी नहीं करना चाहता, पर मुझे नहीं पता था कि तुम लोग ऑलरेडी मुझे सरप्राइज देने का सोच रहे हो। वेंचिंग कहती है, ऐसा नहीं है, मैं और आनिंग तो यहाँ बस आंट वैन को विजिट करने के लिए आए थे। जिंगजा कहता है, और मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मॉम एंड डैड ने मुझे यहाँ भेजा है। हुएसांग कहता है, और मैं तो यहाँ अपना ऑर्डर लेने के लिए आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना वे ब्रदर के लिए भी कुछ ले चलूँ। यानली कहती है, और मुझे मेरे आशियन की याद आ रही थी इसलिए मैं यहाँ चली आई। वो सब के सब झूठ बोल रहे थे। वो सब लोग मिलकर वियिंग का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ही आए थे। सब लोग मिलकर वियिंग को गिफ्ट देते हैं। उस रात काफ़ी समय बाद वियिंग को एक मैसेज रिसीव होता है जो वांगजी की तरफ से था। मैसेज बहुत ही सिंपल था जिसमें लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे वियिंग। उस सिंपल से मैसेज को पढ़ने पर ही वियिंग की हार्ट बीट्स एकदम फास्ट हो जाती हैं। वियिंग उसे रिप्लाई करता है, थैंक यू लंजा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद है। इस वक्त वियिंग का मन कर रहा था कि वो वांगजी को कॉल कर दे, वो उसकी आवाज़ को बहुत मिस कर रहा था। तभी वांगजी एक और मैसेज करता है, वियिंग का बर्थडे मैं कैसे भूल सकता हूँ। कुछ समय बाद वांगजी उसे एक और मैसेज करता है, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस भी विश करना चाहता था वियिंग, मुझे पता चला है कि तुम जल्दी ही पेरेंट बनने वाले हो, मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ हैं। ये मैसेज पढ़ने के बाद वियिंग के हाथ कँपकँपाने लगते हैं। लंजा को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में कब और कैसे पता चला? ओके गाइस, आज के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। तो वांगजी को ये तो पता चल चुका है कि वियिंग प्रेग्नेंट है, पर अभी तक उसे ये पता नहीं चला है कि वियिंग उसी के बेबी से प्रेग्नेंट है। लेट्स सी उसे ये बात कब तक पता चलती है।
आज का पार्ट अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।